हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में 13 जून 2023 का हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ करेंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो हम कोविन पोर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोविन पोर्टल क्या होता है, इसमें इसका क्या उपयोग था, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ कोविन पोर्टल ड्यूरिंग द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया, एंड व्हाट आर दिस डेटा ब्रीच, हाउ इट हैज़ हैपन एंड व्हाई द गवर्नमेंट इज डिनाइंग इट। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि नाउ इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द एग्जाम। द सेकेंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। टुडे ऑल्सो वी विल जस्ट टेक अ ब्रीफ रिकैप। अलॉन्ग विद दैट जो आज हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो है, आज हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, दैट इज़ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने 17 खरीफ क्रॉप्स पे एमएसपी प्राइसेस को बढ़ाया हुआ है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या रोल होता है, इसको आज हम टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनर सीरीज में देखेंगे। ओके, एंड देन वी विल सी द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द नेशनल एंड फॉरेन पेजेस एंड स्पोर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज कोविन वैक्सीनेशन डेटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइज ब्रीच। ठीक है, सो कोविन, जैसा कि आप जानते हैं, कोविन पोर्टल था, एक ऐप था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पोर्टल में, जैसे कि अगर आपको कोई भी वैक्सीन लेना है तो आपको जैसे याद होगा कि इस पोर्टल पे हम रजिस्टर करते थे, अपना आधार डिटेल डालते थे, अपना बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते थे, फिर उसके आसपास वैक्सीन स्लॉट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो हम रजिस्टर करते थे और वहाँ पे हमारे वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। अब ये जो कोविन पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म क्या है कोविन का? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, दैट इज़ द फुल फॉर्म। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। ओके, तो ये रहा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कोविड का। अब देखिए, कोविड में कोई भी अगर आपको डेटा एक्सेस करना हो तो कितने टाइप्स होते हैं कोविन पोर्टल पे डेटा एक्सेस करने के लिए। सो यू कैन सी दैट कोविन ऐप में जो भी वैक्सीन बेनिफिशियरी डेटा है, इट इज़ अवेलेबल एट 3 लेवल्स। 3 लेवल्स इसमें होते हैं। पहला तो बेनिफिशियरी डैशबोर्ड। तो समझो कि अगर मैं हूँ, ओके, एंड आई एम अ वैक्सीनेटेड पर्सन, सो आई कैन एक्सेस माई डेटा यूजिंग माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद OTP ऑथेंटिकेशन। कि मैं वहाँ पे अपना जो कोविन पोर्टल अगर खोलना है तो वन वे इज़ OTP ऑथेंटिकेशन। सेकेंड इज़ कोविन ऑथराइज्ड यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे जो वैक्सीनेटर होता है, वैक्सीनेटर, नॉट अ वैक्सीनेटेड पर्सन, दे कैन एक्सेस डेटा ऑफ वैक्सीनेटेड बेनिफिशरीज यूजिंग देयर लॉग इन क्रीडेंशियल थ्रू कोविन सिस्टम लॉग्स एवरी ऑथराइज्ड एक्सेस। उसके बाद होता है API बेस्ड एक्सेस। ओके, तो API बेस्ड एक्सेस में क्या होता है कि दिस इज API जो होते हैं, दीज आर थर्ड पार्टी ऐप एंड दे हैव ऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कोविन API। ओके, दे कैन एक्सेस डेटा ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू बेनिफिशरी OTP ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे इशू क्या है? नाउ सी, द इशू इज दैट देयर इज एन एलिगेशन दैट डेटा लीक ऑफ कोविड वैक्सीनेशन बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग सेवरल पॉलिटिशियंस, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन मंडे हैव सेड कि ये जो डेटा है ये लीक हो गया है। बट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री का कहना है वो ये है कि जो डेटा है, दीज आर नॉट रियल टाइम डेटा, दीज आर नॉट रियल टाइम डेटा। ये डेटा ब्रीचेस पहले से हुए थे और उसमें से वो इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। ओके, so the ministry is saying that the CoWIN portal was completely safe with adequate safeguards for data privacy. The next is, as per reports, the data breach is possible if the mobile number of a person is entered, details such as the identification number of the document submitted like Aadhaar, passport, PAN and so forth, with gender दे दिया, date of birth and center where the vaccine was administered। अगर ये प्रोवाइड अगर कर दिया जा रहा है, then the reply is that the messenger bot is replying instantly द डिटेल। अगर ये डिटेल्स अगर आप दे रहे हैं तो जो है द टेलीग्राम बॉट, यहाँ पे टेलीग्राम बॉट इज इन द क्वेश्चन, सो दे आर प्रोवाइडिंग दिस डिटेल्स। नाउ दिस डिटेल्स कैन आल्सो बी एक्सेस्ड इफ द आधार नंबर वाज एंटर्ड इंस्टेड ऑफ फोन नंबर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या लीक हुआ है, दैट इज पासपोर्ट नंबर्स ऑफ those who had updated the passport number at the CoWIN portal for travel abroad, that was also leaked. The next is, now see what our Minister of State for Electronics and Information Technology is saying, that he has clarified
जो डेटा है दैट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय द टेलीग्राम बॉट फ्रॉम अ थिएटर एक्टर डेटाबेस, सो इट हैज़ बीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव बीन पॉपुलेटेड विद प्रीवियसली ब्रीच डेटा। ये कह रहे हैं कि ये जो डेटा है ये आज रियल टाइम में कोविन पोर्टल नहीं ब्रीच हुआ है, ये पहले से डेटा ब्रीच हुआ था, वही डेटा जो है वो दिखा रहा है। So is the minister says that it does not appear that the CoWIN app or database has been directly breached. The next is retail inflation cooled down to 4.25% in May. अब यहाँ पे numbers ले लीजिए. See, India's retail inflation eased further to 20-month low of 4.25% from 4.7% in April. ठीक है, तो मई का इन्फ्लेशन डेटा हमारे पास आ गया है। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है पहले अप्रैल में 4.7% था, अब वो है 4.25%। मतलब जो आरबीआई का जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का मीडियम टर्म में लाइक 4% ±2%, तो इसका अपर रेंज है 6%, लोअर रेंज है 2% और मीडियम टर्म टारगेट होता है 4%, तो 4% के पास है। ओके, नाउ वन ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन इज बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब कि अगर लास्ट मई में दैट इज़ मई 2020 में अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना, तो उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट हियर द बेस इफेक्ट फ्रॉम मई 2022 व्हेन रिटेल इन्फ्लेशन वाज ओवर 7% ऑल्सो प्लेड अ रोल इन लोअरिंग द इन्फ्लेशन रेट दिस मंथ। नाउ लेट्स सी अर्बन एंड रूरल डिवाइड। So urban consumers, they have faced slightly higher inflation at 4.2% than their rural counterpart at 4.17%. Now coming to a science and tech, ISRO, Norway and the Svalbard mission. अब ये क्या है? ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, नॉर्वे में फॉर आर्कटिक, जिसको कहते हैं आर्कटिक मिशन। Okay, it is in Ny-Ålesund in Svalbard. Okay, fine. So this is the mission. Now if you will see कि नवंबर 20th 1997 की बात है, that Rohini RH-300 Mk2 sounding rocket rose to the skies from Svalbard, Norway, and operationalizing a new rocket launching range in Svalbard, that is of ISRO. Okay, अब ये जो है that the solid propellant powered rocket it was shipped from India for the launch, while 4 senior hands of the ISRO were specially flown to Norway to make sure everything went off all the right. तो यहाँ पे if you can see that ये जो नए एल्सुन स्वालबार्ड है it lies in the Arctic region, तो वहाँ से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स में क्या है, दैट इज इंडिया हैज़ बीन डिफीटेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। ओके, सो अगर आप देखेंगे 2021 में न्यूजीलैंड ने अगेन जो है इस टेस्ट में इंडिया को हराया था इस वर्ल्ड कप में, नॉट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और इस बार इट वाज रोहित शर्माज मैन हु हैज सफर्ड अ लॉस। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें जो वन ऑफ द रीज़न विच हैज़ बीन साइडेड ओवर हियर इज दैट इज़ द स्केड्यूल। ओके, स्केड्यूल मतलब जैसे कि आईपीएल हुआ तुरंत और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल्स में गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कि वही प्लेयर्स जो आईपीएल में जो पूरे महीने भर खेले हैं वही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जा रहे हैं खेलने को। ओके, सो यहाँ पे इफ यू विल सी दैट फॉर्मेट्स अलग अलग होता है तो स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग होती है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे लिखा है कि दैट हैविंग फ्लोन इन फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग द इंडियन टेस्ट स्क्वाड वाज अंडरकुक्ड, नॉट वेल प्रिपेयर्ड, एंड to shed the T20's frenzied spirit and slip into test battle of attrition proved tough। मतलब फॉर्मेट चेंज हो गया तो नए टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से अडेप्ट करने में डेट प्रूव क्वाइट टफ। नाउ कमिंग टू एडिटोरियल, रेस्टलेस प्रोटेस्ट एंड द श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट। नाउ यहाँ पे हम रेस्टलेस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो इंसिडेंट्स जो हैं वो कंपेयर किए गए हैं और इसमें अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट में जो पार्टिसिपेशन होता है वुमेंस ग्रुप का हो गया, मिडिल क्लास का होगा, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एक तो निर्भया प्रोटेस्ट की बात हो रही है, दूसरा जो है ये जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट था उसकी बात हो रही है।
ठीक है, निर्भया प्रोटेस्ट एंड रेस्टलेस प्रोटेस्ट, इन दोनों की बात हो रही है। सो इफ़ यू विल सी दैट, अगर हम निर्भया प्रोटेस्ट की बात करें यहाँ पे, दैट December 2012, दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे वर वॉचिंग एज थाउजेंड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन द सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली following the brutal gang rape of 23-year-old physiotherapy student, that is Nirbhaya. And we all know that the protest, it was so intense that a new law was passed to make punishment stricter. So that was a new Criminal Law Amendment Act 2013, which aimed to bring stricter punishment and broaden the scope of offences. Now if we make a comparison with the protest of the wrestlers, सो यहाँ पे देखिए क्या है कि द अथॉरिटीज़ डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर वीक्स अगेंस्ट द एक्विजिशंस लेवल्ड बाय द रेसलर्स अगेंस्ट द ब्रिजभूषण शरण सिंह हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जाके 2 FIR उसके बाद फाइल किए हैं। नाउ आफ्टर दैट द रेसलर्स दे हैव लेड नेगोशिएशंस विद द होम मिनिस्टर एंड द स्पोर्ट मिनिस्टर, बट अभी तक कोई भी एग्रीमेंट जो है वो रीच नहीं हुआ है। देन द ऑथर सेज दैट द रूलिंग पार्टी MP फेसेस नो पॉलिटिकल सेंसर इन द फेस ऑफ सीरियस एलिगेशन रिकॉर्डेड इन FIR, which clearly indicates that the institutional system has failed these brave wrestlers who are fighting for justice. ठीक है, now the question comes of civil society, कि इन सब में सिविल सोसाइटी अब क्या कर रही है। Now the protest has found some support from civil society, especially organizations representing workers, farmers, women, students and youth, but it is very small when compared to the public support for other protests under this regime or previous one. Okay, so there is a stark contrast. अगर यहाँ पे देखें तो the author says that people have not been stirred by the images of wrestlers being dragged by the police. Okay, अब यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट का, व्हेन वी कंपेयर इट विद द निर्भया प्रोटेस्ट, सो डिस्पाइट द पोटेंशियल फॉर मास मोबिलाइजेशन दिस प्रोटेस्ट हैव फेल्ड टू गार्नर सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लासेस एंड वुमेन्स ग्रुप्स which was present in Nirbhaya protest. Now the author says that the withdrawal, इसी regime की बात में, the withdrawal of the controversial farm laws and the backtracking over the contentious National Register of Citizens and the Citizenship Amendment Act are two recent examples where the government had to back down. ठीक है, अब हम करते हैं the context of class politics. अगर आप देखें दिस टाइम, मतलब जब रेसलर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट ग्रुप एंड ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, अदर वुमेन्स ग्रुप्स हैव बीन लार्जली मिसिंग इन एक्शन. ओके, उसके बाद अगर आप निर्भया केस का देखेंगे, इट वाज नॉट ओनली वुमेन हु वर मोबिलाइजिंग बट ऑल्सो ब्रॉडर स्वेथ ऑफ सिविल सोसाइटी दैट इंक्लूडेड मैन. द मैसिव पब्लिक मोबिलाइजेशन हैड वर्चुअली ब्लॉक द इंडिया गेट. ये निर्भया केस का टाइम था. Now if we see wrestlers where these things are missing, so you can see that wrestlers की अगर अब हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रेसलिंग का एक स्पोर्ट्स का भी डायमेंशन है. वो डायमेंशन क्या है, देखिए रेसलिंग जो है इट इज़ डीपली इंग्रेन्ड इन इंडियन कल्चर विद द लॉन्ग हिस्ट्री, पर्टिकुलरली फेमस इन रूरल एरियाज. बट जो ट्रेडिशनल रेसलिंग है हैज़ नॉट रिसीव द सेम लेवल ऑफ अटेंशन एंड सपोर्ट एज अदर स्पोर्ट इन इंडिया सच एज क्रिकेट. ओके, तो ये जो कॉमनली जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो रेसलर्स हैं, दे ऑल कम फ्रॉम मॉडेस्ट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वेयर स्पोर्ट्स ने जिनको हेल्प किया है टू अचीव ए सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी. ओके, सो द ऑथर सेज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एजिटेशन मस्ट बी सीन इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास पॉलिटिक्स. अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, द अर्बन मिडिल क्लास इज ऑल्सो वेरी वेल डिस्पोज टू न्यू लिबरलिज्म. इट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इट from the neoliberal economy in the past 3 decades. Middle class expansion has occurred since economic reforms through the private sector boom powered by economic liberalization. Now that is the class that was enamored by India shining and then shifted support to the Prime Minister Manmohan Singh before turning against him. मतलब यहाँ पे जो ऑथर है वो आपको मिडिल क्लास का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंट्री में वो बता रहा है कि that they have been largely benefited from economic reforms brought in the country since LPG in 1991. ठीक है, उसके बाद
उन्होंने जो अपना सपोर्ट था शिफ्ट किया मनमोहन सिंह की तरफ, ओके, जहाँ पे इट इंट्रोड्यूस राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन एंड ब्रॉड बेस्ड सोशल पॉलिसीज. देन they again shifted their political loyalties which reflect an ideological consistency that characterizes the middle class. Okay, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास अपोजिशन था यूपीए को, दैट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिस्क्रेडिटिंग इट. अब वही मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रांगली बैक करता है करंट डिस्पेंसेशन को, करंट गवर्नमेंट को. ठीक, सो दैट एक्सप्लेन्स दैट व्हाई द मिडिल क्लास एंड अदर ग्रुप्स आर एब्सेंट फ्रॉम रेस्टलेस प्रोटेस्ट. अब यहाँ पे एक पोलराइजेशन की बात हो रही है, तो पहले ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो, फिर हम ये ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए, मिडिल क्लास एक्टिविज्म टेंड्स टू प्रायोरिटाइज द इश्यूज एंड कंसर्न्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट देम, ऑफन ओवरलुकिंग द नीड्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ द डिसएडवांटेज क्लास एंड कम्युनिटीज़. ये मिडिल क्लास का जो होता है एक्टिविज्म का जो क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये ऑथर बता रहा है. Then the next is this self-focus can perpetuate inequalities and hinders efforts to address broader social issue. Okay. Now the next is failing to consider the intersections of class, caste, gender and other factors can result in a narrow understanding of social reality and marginalized voice. There is a sense of suspicion towards mass politics and egalitarian ideas and movements. ये मिडिल क्लास एक्टिविज्म का अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताया जा रहा है. अब हम आते हैं कि जैसे कि हम देखेंगे कि जो सपोर्ट है रेस्लर्स को, अब उनको खप पंचायत से मिल रहा है. ओके, देन दिस सपोर्ट हाईलाइट्स द सोशल आइडेंटिटी ऑफ द रेस्लर्स बट द आइडेंटिटी इशू कुड हैव बीन सुपरसीडेड हैड द रेस्लर्स रिसीव्ड ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी. ठीक, जैसे कि द ऑथर वांट्स टू से कि जो मैक्सिमम जो हैं हमारे रेस्लर्स, ठीक है, उनको अब खप पंचायत से सपोर्ट मिल रहा है. ओके, विच इज़ लिंक्ड विद देयर सोशल आइडेंटिटी. बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बाकी लोग भी, बाकी सिविल सोसाइटी के सेक्शंस भी अगर उनके साथ इस प्रोसेस में अगर आते. अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में. ठीक है, यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम है, यहाँ पे देखिए डिस्कशन क्या हो रहा है. मेंस सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स. ओके, मेंस सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स. अब यहाँ पे मेंस सिंगल्स में ये बात हो रही है कि यहाँ पे 3 लोगों का डोमिनेंस है. ठीक है, एक तो है रॉजर फेडरर जो अब रिटायर हो चुके हैं, फिर नोवाक जोकोविक जिन्होंने अभी फ्रेंच ओपन जीता है, द नेक्स्ट इज राफेल नडाल. ठीक, अब ये तीनों का अगर आप एज देखेंगे तो दे ऑल आर 30+. ठीक, अब वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद से, जब सेरेना विलियम्स जो लास्ट टाइम जब ग्रैंड स्लैम जीते थे, तो 2017 के बाद से ये देखा जा रहा है कि यंगर वुमेन, ओके, दे आर नाउ विनिंग द वुमेन सिंगल टाइटल्स. Okay, so that is a stark contrast between the men's singles and women's singles in Grand Slam. अब देखिए ग्रैंड स्लैम क्या होता है. ठीक है, ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट को हम लेते हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम. 4 कौन कौन से हैं? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन. ठीक, ये 4 को हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं. रिसेंटली अभी फ्रेंच ओपन कंक्लूड हुआ है जहाँ पे मेंस सिंगल्स जो है वो नोवाक जोकोविक, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो जीते हैं. नोवाक जोकोविक. और वुमेन सिंगल्स पोलैंड की हैं, ईगा स्वास्तेक. फाइन. अब हम नोवाक जोकोविक को देखें तो ही इज़ 36 ईयर ओल्ड एंड ही हैज़ वन हिज 23rd ग्रैंड स्लैम. ठीक है ना, तो अभी तक के मेन सिंगल्स टाइटल में जो सबसे हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम है दैट इज़ 23 एंड इट हैज़ बीन वन बाय नोवाक जोकोविक. सेकेंड नंबर पे राफेल नडाल एट 22.
ओके अगर हम देखें सिंस 2003 81 ग्रैंड स्लैम्स 81 ग्रैंड स्लैम्स हैव बीन प्लेड। ओके जिसमें से इन तीनों ने 65 ग्रैंड स्लैम जीता है, दैट इज 80%। So 80% of the Grand Slam has been won by these three people, that is Roger Federer, Novak Djokovic और Rafael Nadal. Okay, then if you will see that slams of इनमें से 23 slams were won after they turned 30। ठीक है ना, 23 slams जो जीते हैं तीनों लोगों ने मिला के, वो जब वो 30 क्रॉस कर गए तब जीते हैं। जैसे कि अगर आप देखें Djokovic, he became the oldest Roland Garros champion at the age of 36 years and 20 days. Okay, that was the record previously held by Nadal when he won the slam in 2022. Fine. उसके बाद देखें अगर that the men's game में the average age of winner since 2003 is 27। अब इस रिकॉर्ड को रिसेंटली ब्रेक करने की कोशिश किसने की है, that is Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, he was still a teenager when he won the US Open 2022. उसके बाद आप देखें कि लास्ट टाइम ये कब हुआ था कि कोई टीनेजर ने ग्रैंड स्लैम जीता है, देन दैट वाज इन 2005 व्हेन राफेल नडाल हिमसेल्फ वन द फ्रेंच ओपन इन 2005। उसके बाद द अदर टू प्लेयर्स हु हैव कम क्वाइट क्लोज बीटिंग दिस डोमिनेंस ऑफ बिग थ्री आर डोमिनिक थीम एंड डैनियल मेडवेडेव। Okay, so they have managed to win the US Open in 2020 and 2021। अब हम वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ सेरेना विलियम्स वेन्ड सिंस हर लास्ट स्लैम विन एट 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन, एट दैट टाइम शी वॉज 35 ईयर ओल्ड। अच्छा, सेरेना विलियम्स के पास कितना ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो दैट इज़ 23। नाउ शी हैज़ ऑल्सो रिटायर्ड। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मैनी न्यू टाइम और मैनी यंग वुमेन दे आर विनिंग द ग्रैंड स्लैम्स। तो अगर आप देखें कि 2017 के बाद से 21 स्लैम्स खेले गए, जिसमें से 11 वे ब्रेक थ्रूज का मतलब कोई भी प्लेयर जब पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतता है। उसके बाद 9 प्लेयर्स दे वर एजेड 21 और बिलो एंड 3 ऑफ देम वर टीनेजर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईगा स्वियातेक, सो शी हैज़ वन हर थर्ड फ्रेंच ओपन एंड शी इज़ 21 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वन द रोलांड गैरोस टूर्नामेंट दिस ईयर। With his 23rd championship win, Djokovic has surpassed Nadal and has become the male tennis player with most slam win, that is 23, equaling Serena's tally. However, Djokovic is still behind Margaret Court's 24 wins. तो अभी तक का सबसे ज़्यादा किसने जीता है, that is Margaret Court. Now let's come to MSP. Will a hike in MSP help farmers? तो जैसा कि हम जानते हैं कि last week the center announced minimum support price for Kharif season and the price hike is 5 to 10% from last season. उसके बाद a section of farmers they say that it is not enough. Okay, so here we are talking about remunerative prices. Farmers को remunerative prices मिले, तो farmers का जो आज challenge है वो क्या है, that the input cost is rising। ठीक है, और जो MSP है उसका जो इंक्रीज है इट इज़ नॉट कमेंसरेट विद द इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। तो अब जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है फार्मर्स की दैट इज़ ड्विंडलिंग, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द फार्मर्स। इसमें जो फार्मर्स जो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं वो फिर कौन से फार्मर्स हो जाते हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं इस केस में। ठीक, तो यहाँ पे MSP को लेके फार्मर्स का मेजर डिमांड क्या है, तो अगर हम देखें MSP को लेके जो फार्मर्स का मेजर डिमांड है वो दो है। एक तो MSP जो है उसको लीगल बना दो, एक्ट पास करके उसको लीगल बना दो MSP को। ठीक है, सेकेंड दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन C2 + 50% फॉर्मूला सजेस्टेड बाय MS स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे C2 क्या होता है, C2 को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इसका मतलब इसमें फार्मर जितना टोटल कॉस्ट इंकर करता है, ना कि सिर्फ इनपुट, लैंड के लिए जो कॉस्ट इंकर करता है, इंटरेस्ट जो पे करता है, वो जो कॉस्ट होता है, लेबर का जो कॉस्ट होता है, सब कुछ इंक्लूड करके दैट इज कॉल्ड एज C2 कॉस्ट प्लस 50%। मतलब कि द MSP शुड बी लाइक 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट बेयर बाय फार्मर्स। ओके, नाउ
द नेक्स्ट इशू इज कि गवर्नमेंट ने MSP तो डिक्लेयर कर दिया, फाइन, ओके, बट जो प्रोक्योरमेंट होती है तो सारे क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट जो है वो MSP पे नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम देन फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट बिलो MSP। तो यहाँ पे जो रिकवरी ऑफ प्राइस होती है फार्मर्स की वो कम होती है, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फाइन। MSP की अगर हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सो दैट द कॉस्ट द MSP इज डिसाइडेड बाय फिक्स्ड बाय CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, और उसके बेस्ड पे फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो MSP डिक्लेयर करता है। CACP ऑल्सो फिक्सेस FRP फॉर शुगर केन। शुगर केन के लिए कभी भी MSP डिक्लेयर नहीं किया जाता, FRP डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय CACP एंड डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। Now coming to next news, Assam CM places center's peace plan before Kuki insurgent groups, ठीक है। सो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ही मेट विद कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स एंड ऑफर्ड देम अ पीस प्लान ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये जो कुकी के जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, दे हैव ऑलरेडी साइंड अ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद सेंटर एंड द मणिपुर गवर्नमेंट इन 2008 फॉर पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नेंस, ओके। नाउ सी इस मीटिंग में क्या क्या हाईलाइट किया गया है। द फर्स्ट इज दैट द असम चीफ मिनिस्टर हैज़ कन्वेड कि देयर विल बी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन द बफर जोन्स और फुटहिल्स एरिया विच आर द जंक्शन ऑफ कुकी एंड मेथी सेटलमेंट, ओके, क्योंकि जो मैक्सिमम वायलेंस जो रिपोर्ट किया गया है वो इसी जोन में से हुआ है। उसके बाद जो SOO ग्रुप्स हैं, दे हैव एश्योर्ड दैट द आर्म्ड विलेज गार्ड्स डिप्लॉयड एट द फुटहिल्स टू डिफेंड विलेजेस फ्रॉम अटैक बाय माइटी ग्रुप्स विल बी विथड्रॉन एज सून एज सेंट्रल फोर्सेस आर डिप्लॉयड। नाउ साइक्लोन बिपरजॉय, हमने इसके बारे में कल भी बात किया था, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि दैट हैज़ डेवलप्ड इन द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी and it is going to make landfall in Kutch in Gujarat and then it is going to move towards west, okay, cyclone बिपरजॉय। तो ये जो नाम जो सजेस्ट किया है वो बांग्लादेश में ने सजेस्ट किया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें दैट स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ दे हैव डिप्लॉयड 21 टीम्स ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड 13 टीम्स ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। रेलवेज़ ने भी अपने काफ़ी ट्रेन जो है वो कैंसिल किए हैं and 7,000 people from vulnerable areas have been shifted to the temporary shelters। जो IMD है, it has warned of wind speed कितना होगा 120 से 130 किलोमीटर पर आवर, जो 145 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है when it will make landfall in Kutch area। Then cyclone Biproid is extremely severe cyclonic storm. It is likely to cause disruption of railways, overhead power lines and signaling systems in the state। Now, there is a very important SIPRI report. So, what is SIPRI? That is Stockholm International Peace Research Institute। तो इसका एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको बढ़ा दिया है फ्रॉम 350 to 410। Then the next is it has forecasted that China could potentially have at least as many intercontinental ballistic missiles as either the US or Russia may have by the turn of decade। So the report says that China has started a significant expansion in its nuclear arsenal. It is increasingly difficult to square this trend with China's declared aim of having only the minimum nuclear forces needed to maintain its national security। So here the report is saying कि China जो है वो अपना आर्सेनल जो है बहुत रैपिड तरीके से जो है वो उसको इंक्रीज कर रहा है, और इस ट्रेंड को चाइना का जो इंटेंशन है कि आई विल कीप सो मच न्यूक्लियर आर्सेनल एज नीडेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उससे देयर इज़ नो कॉन्ग्रुएंस ऑन दिस। देन इंडिया पाकिस्तान के बारे में, सो यहाँ द रिपोर्ट सेज वाइल पाकिस्तान रिमेन्स द मेन फोकस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंट, इंडिया appears to be placing more emphasis on long range weapons including those capable of reaching China। तो इंडिया में है कि इंडियाज आर्सेनल इट ग्रू टू 164 वॉरहेड्स इन 2023 फ्रॉम 116 in 2022, और पाकिस्तान का फ्रॉम 165 to 170। देन इट सेज दैट रशिया एंड US टुगेदर पोजेस ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स,
and the size of the respective nuclear arsenals seem to have remained stable in 2022. Now the next is Poshan app. Poshan app helps migrant workers access आंगनवाड़ी सर्विसेज ड्यूरिंग relocation. तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम, जहाँ पे मोर देन 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड अंडर इट. सो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि माइग्रेशन हुआ, रिलोकेशन हुआ दूसरे स्टेट्स में, सो दे शुड नॉट एबल टू लूज देयर बेनिफिट्स, दे शुड रिसीव द बेनिफिट्स अंडर दिस प्रोग्राम. ओके, तो जो आंगनवाड़ी होता है, इट इज़ फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years of age and for pregnant and lactating women. So that is ensured by a Poshan tracker app on mobile phone. So what is this Poshan tracker? Now see, the app, it provides a view of the activities of Anganwadi centers, service deliveries of Anganwadi workers, and complete beneficiary management for pregnant women, lactating mothers and children under 6. Next is, since the launch of the Poshan Abhiyan in 2018, a total of 10.6 crore beneficiaries have been registered, out of which 47.6 lakh were lactating mothers, 7.48 crore were pregnant women, and the rest were children. Yeah. Washington Post publisher chief executive Fran Ryan is leaving the newspaper after 9 years. Okay, that is only the one-liner news. The next is indirect talks with US are on through Oman, says Iran. So Iran ने कहा है that it is continuing in indirect negotiations with US through the Sultanate of Oman over its nuclear deal and a possible prisoner swap. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ईरान और यूएस का न्यूक्लियर डील जो है वो सस्पेंड हो चुका था. फाइन. एंड इफ यू विल सी द रिलेशनशिप, सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंड रिलेशनशिप. पहले तो यहाँ क्या हुआ कि पहले डील, न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हुआ, बट देन यूएस यूनिलेटरली केम आउट ऑफ द डील. ओके, सो यूएस जो है इट यूनिलेटरली पुल्ड आउट ऑफ 2015 डील which granted Tehran, that is Iran, much needed sanction relief in exchange for curbs on its nuclear program. अब अगर आप देखें ईरान यूएस का रिलेशनशिप, सो डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन हैज सोर्ड इन 1980 फॉलोइंग द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन लेड बाय ईरान्स फर्स्ट सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खोमेनी. द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस डिसाइड्स टू रिटर्न टू यूनेस्को's fold. So the UN Cultural and Scientific Agency, that is UNESCO, it has announced that US plan to rejoin and pay more than $600 million in back dues after a decade-long dispute sparked by the organization's move to include Palestine as a member. Fine. So US officials have said that they would like to return to UNESCO, or that China is filling the gap left by US in UNESCO policy making. The next is one-liner again, Silvio Berlusconi, who recently passed away. He was the prime minister of which country? So the answer is Italy. The next is India UAE target $100 billion in non-oil trade by 2030. So यहाँ पे है that India and United Arab Emirates on Monday they have set a target to increase the non-oil trade from current $48 billion to $100 billion by 2030. Okay, so that has been set up under the joint. Okay, there was a meeting of Joint Committee of India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take